ऐसी क्या स्थिति हुई कि मुलायम सिंह यादव जी ने ही आपको नज़रबंद करवा दिया या हाउस अरेस्ट करवा दिया? और स्थिति ये हुई कि आप हाउस अरेस्ट हुए, वो रिश्ता बिगड़ता चला गया और अगर मैं कहूँ कि 4 बार विधायक या मंत्री अगर आप रहे, तो ये 20 सालों का संबंध रहा, 2 दशक का संबंध रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़ी हुई थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक दुखद पहलू है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे और माननीय नेताजी के बीच में मतभेद पैदा हुए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे आम लोग जानते नहीं, पत्रकार भाइयों को भी सारी बात की पता नहीं। क्यों? कि किसी पत्रकार ने हमसे जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारा दुख दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम किस विरासत में पले और बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है कि जब मैं कुछ मतभेदों के चलते हुए मैं बालेश्वर यादव, रमाकांत जी, भालचंद्र जी और ऐसे कुछ विधायक, लालता यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी से किसी व्यक्तिगत बात पर या किसी सामाजिक बात पर मतभेद होने की वजह से कुछ दूरी बनाए हुए थे। तो एक श्रीमान जी जो आज इस धरती पर नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यानी ठाकुर अमर सिंह जी जो मुलायम सिंह के बाद में बहुत करीब हो गए थे, जी, जी, जी। वो हमको पता नहीं क्यों माननीय नेताजी से दूर हटाना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा चक्र चला कि जहाँ से मैं सांसद था, संभल सीट से, जी। वहीं पर ले जा करके मुलायम सिंह यादव जी का नॉमिनेशन दाखिल करा दिया। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, अचरज की बात थी, क्योंकि मैं नहीं उम्मीद करता था कि माननीय नेताजी मेरी सीट पर जाकर नॉमिनेशन कर देंगे। और ये वक्त एक ऐसा वक्त था कि मेरे साधु जैसे बड़े भाई महाशय राम सिंह, जो आर्य समाजी परिवार के अच्छे नेता थे, उनकी सामाजिक कारणों से या कुछ रंजिशों की वजह से उनकी गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। ऐसे वक्त में जब शोक सभा हो रही थी तो माननीय चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी और बहुत सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में माननीय नेताजी ने मुझसे वादा किया था कि जाओ और अपनी सांसद की चुनाव लड़ने की तैयारी करो। अच्छा, और मतलब आपसे कहा गया? हाँ, मुझसे ही नहीं, करीबन 20,000 लोग जो सामने मैदान में खड़े थे, सबके बीच में उन्होंने माइक पर यह कहा। और उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे किसी ने आके बताया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संभल सीट पे जाकर नॉमिनेशन कर दिया है। इस कुचक्र को मैं समझ नहीं पाया और मेरी इस तरीके से कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके न्योछावर किया और जिनके साथ में मैं हर तरीके से राजनीति में सक्रिय था, तैयार था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बाद में मुझे पता चला कि उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको मिसगाइड किया कि अगर इस सीट को आप जीत लोगे तो एक तो डीपी यादव का बढ़ता हुआ कद छोटा हो जाएगा और ये सीट बड़े आराम से, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की वोटें थीं, उन वोटों को मिलाकर के आप आसानी से जीत दर्ज कर लोगे। लेकिन आपने तो मुलायम सिंह यादव को चुनौती भी दी थी और जीते भी थे आप। बस चुनौती इसलिए दी कि मैं एक दिन अपने एमपी हाउस में बैठा था, सुबह का वक्त था, आजमगढ़ का एक लड़का मेरा पीए था, अचानक उसने मुझे आके बताया कि पीएम हाउस से आपके लिए फ़ोन है। हाँ। मेरे लिए तो ये एक अचरज की बात थी कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। मैंने फ़ोन लिया तो मैंने देखा कि फ़ोन पे जैसे आवाज़ आई तो मैं जो माननीय अटल जी के मुँह बोले दामाद थे, रंजन भाई उनको कहते थे, तो मैंने जैसे आवाज़ सुनी, मैं उनको जानता था, मैंने कहा रंजन भाई आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ डीप भाई मैं ही बोल रहा हूँ और माननीय अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए दूसरा अचरज था, कोई प्रधानमंत्री मेरे से जो पार्टी का भी नहीं है, हम अलग अलग पार्टी के लोग थे। तो मैंने हाथ में लिया और मैंने पूछा कि सर मैं बोल रहा हूँ, क्या आदेश है? सामने से आवाज़ हुई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? मैंने कहा अटल जी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, मुझे तो एक भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नॉमिनेशन के 2 दिन बाकी रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए आप पीएम हाउस आ जाइए। मैं वहाँ चला गया और उन्होंने जाते ही मुझसे कहा बैठ करके कि हम आपको पार्टी का उम्मीदवार संभल से बनाना चाहते हैं। अच्छा। मेरे लिए एक रोशनी की किरण थी, क्योंकि मेरे चारों तरफ तो अंधेरा फैल चुका था। मेरी अपनी सिटिंग सीट पे माननीय नेताजी अपना नॉमिनेशन कर चुके थे।
तो मेरे लिए एक आशा की किरण थी। मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और मैंने कहा जैसा आपका आदेश हो प्रधानमंत्री जी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाने का आदेश दिया कि आप लखनऊ चले जाओ, और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन दोनों के पास जाके कालिदास मार्ग पर मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे लिफाफे में चाय पिलाने के बाद एबी फार्म सौंपा और कहा जाकर अच्छे तरीके से अपना नॉमिनेशन करो। और मैंने वापस आकर के मुलायम सिंह जी के सामने नॉमिनेशन कर दिया। तो मेरे लिए कोई रास्ता भी नहीं था, और मैं अपने आप के स्वाभिमान का अलग ही आदमी हूँ। मैं एक जद्दोजहद वाला आदमी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई स्वाभिमान को गलत तरीके से धक्का देता है तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और यही कोशिश मैंने तब भी की थी। तो अगर मुलायम सिंह यादव आपको हाउस अरेस्ट नहीं करवाते तो वो चुनाव आप जीत जाते उनके खिलाफ? हाँ, अब ये वक्त की बात है, उन्होंने जो किया बहरहाल, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा चुनाव बहुत अच्छा था। और लोग ही नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो मीडिया के लोग जो बेचारे धूल भरी पगडंडियों पर कंधे पर कैमरा लिए घूमा करते थे, वो हमसे भी कहते थे नो प्रॉब्लम, वी आर विनिंग कैंडिडेट, ऐसा करके बाहर का मीडिया बोला करता था। तो वहाँ माहौल ऐसा बन गया था कि मैं वो चुनाव जीत रहा था। बल्कि माननीय कल्याण सिंह की आखिरी जनसभा में जो रेहरा में हुई थी, करीबन 1 लाख लोग मौजूद थे, और उन्हें देख करके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि डीपी यादव जी आप चुनाव जीत गए, ये मैं कहता हूँ। तो कुल मिलाकर के एक माहौल बहुत मजबूत बन गया था। लेकिन कभी कभी वक्त की कठिन निगाहें और बाहें आदमी को भींच करके चकनाचूर कर देती हैं। महज 1 दिन बाद ही रात को पता लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया है। उस टाइम में स्वर्गीय भंडारी जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। मैं उनके बारे में आज ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये मेरे साथ दुर्भावनावश हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार को गिरा दिया गया और घोषित कर दिया गया कि वो अल्पमत में है, और 1 दिन के लिए एक नए मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को नियत कर दिया गया, जो कि अगले ही दिन माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको नकार दिया और उतार दिया फिर दोबारा से। तो तब तक लेकिन वोटिंग हो चुका था, और ये वोटिंग उस 2 दिन के अंदर हो चुका था, जिसके बीच में सरकार दूसरे लोगों की रही थी। और इस सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उसको गवाह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। मेरे रिट दाखिल करने के बाद माननीय नेताजी को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी वहाँ से माना गया और उस चुनाव को निरस्त कर दिया गया। मतलब आप वो चुनाव जीते, वो निरस्त भी हो गया, यानी कि आप एक दूसरी तरह से उनको शिकस्त भी दे दी आप उसमें। हाँ, खैर मैं चुनाव की प्रक्रिया में तो ये कह ही सकता हूँ। हालांकि इस बात का मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, ये तो रण क्षेत्र है। इसमें तो अगर हम महाभारत काल को उठा कर देखें तो अर्जुन ने भी भीष्म पितामह का सामना किया था, और रण क्षेत्र में तो आमने सामने होकर के युद्ध करना ही पड़ता है। लेकिन ये भी सही है कि आप जिद्दी बहुत हैं। इसके बाद आपने मायावती को ज्वाइन किया, बसपा को, और उसी संभल सीट को आपने जीत के बसपा को दिया। हाँ, कुछ ही दिन साथ रहे। जी हाँ, फिर मायावती से भी बिगाड़ हो गया आपका। हाँ, देखिए बात यह है कि हालांकि वो सब बड़े नेता हैं, हम उनके सामने ज़्यादा कुछ बोलना कहना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति में भी अपना अपना सोच है। और मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने, अमीर बनने नहीं आया, बल्कि मैं तो गरीबों के साथ जद्दोजहद करके उनके साथ हो रहे अन्याय की खिलाफ आवाज़ को उठाने के लिए राजनीति में आया था। शुरू से मेरा किरदार विद्यार्थी जीवन से और आज तक यही रहा है। उसमें ढेर सारी बुराइयां मेरी झोली में आ गईं, ढेर सारे बुराई मुझको मिली, बड़े बड़े नेताओं की दुर्भावना का शिकार भी हुआ, सहता रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा, लेकिन मैं चलता रहा। और अनवरत आज भी चाहे जैसा भी हूँ मैं चल रहा हूँ, और उसी सेवा भाव को कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिताजी के सामने शपथ ली थी और कहा था कि हाँ, किसी गरीब के साथ अन्याय होने की आवाज़ अगर मेरे कानों में आएगी तो बेझिझक मैं अपनी जान की परवाह किए बिना मैं उसका साथ देने का काम करूँ।